वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग सारा का सारा थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट पी क्यू एंड आर बी 3 पॉइंट्स, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखेंगे यहां पर पी कितना बोल रहा है हमारा, -1, 0, -1, 0। क्यू कितना बोल रहा है हमारा, 0, 0, ठीक है। यहाँ पर बना लेंगे 0, 0, मतलब ओरिजिन का बात कर रहा है ना, ठीक है। और आर कितना बोल रहा है हमारा, 3, 3, √3। कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर कहीं आएगा। तो इसे बना लेंगे हम यहाँ पर 3, 3, √3। और पूछ क्या रहा है हमसे, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। तो क्यू आर को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पी क्यू आर। और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछ रहा है किसका, पी क्यू आर एंगल का, मतलब ये एंगल का, ठीक है। इसका मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरीके से हम बना लेंगे एंगल बाइसेक्टर, और हमें इसी का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, मतलब हमें इसका इक्वेशन निकालना है इस लाइन का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। इस एंगल को मान लेते हैं फिलहाल थीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे एस मान लीजिए। तो एस आर हमारा कितना हो जाएगा, 3 √3। और क्यू एस कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3 √3/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, √3। tan का वैल्यू √3 कहाँ पर आता है, 60 डिग्री पर, मतलब थीटा यहाँ पर हमारा क्या है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 - 60, मतलब 120 डिग्री। और इसका बाइसेक्टर बोल रहा है, मतलब ये हमारा 60 हो गया और ये 60 हो गया। तो अब हमें वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0, 0 से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 + 60, मतलब 120। लिखेंगे यहाँ पर y-0 इक्वल टू, स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, tan 120, 60 + 60, 120, x-0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan 120, मतलब tan 180 - 60, और यहाँ पर x-0 मतलब x। tan 180 - 60 कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा क्या बनेगा, -tan 60 x। और tan 60 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3। तो -√3x। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा, √3x + y इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन 1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन्स, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब खुद वाई एक्सिस, और y इक्वल टू 0 मतलब खुद x एक्सिस। मतलब ये किसका, x y इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है, x एक्सिस और y एक्सिस। और इसका एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर हमें पता है कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री से जो लाइन पास करेगा और 0, 0 से जो पास करेगा, तो ये हो गया हमारा एक एंगल बाइसेक्टर। कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू -x। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, लेकिन इधर से कितना हो जाएगा, 180 - 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम y इक्वल टू -x इधर लिख लीजिएगा, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, y - x इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, y + x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। और इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, उसके लिए क्या करेंगे, y + x और y - x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। y + x मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा y
प्लस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया हमारा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, मतलब दोनों बराबर हो गया ना। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, देन एम इज, एम का वैल्यू निकालना है। कंपेयर कर लीजिए, सिंपल, दोनों इक्वेशन हमारा बराबर है तो एम का वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -1, एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि एम का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो सेम टू सेम आपका आ जाएगा। तो कंपेयर करके आप बहुत ही आसानी से एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कब पूछा गया है, AIEEE 2007 में। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। और P कितना है हमारा, P है 1,4 और Q कितना है हमारा K, 3 हैज y इंटरसेप्ट -4। ठीक है, y इंटरसेप्ट कहने का क्या मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ पर इसे सिंपल ये भी हम बोल सकते हैं ना कि 0, -4 से पास कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज, तो k का पॉसिबल वैल्यू आप बताइए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ये पॉइंट और इसका स्लोप। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो इसे अगर हम m नाम दे दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा k प्लस 1/2, k प्लस 1/2 कॉमा 7/2। ये मिड पॉइंट है ना पी क्यू का m। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से m निकाल सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो एक पॉइंट तो हमें पता चल गया। और इसका स्लोप कैसे निकलेगा, हमें पता है अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, और इसका नाम दे देते हैं L, तो स्लोप ऑफ L इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्लोप हमारा कितना हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 1 - k। और लाइन का स्लोप अभी हमें फिलहाल नहीं पता है, तो इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/1 - k स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन L हमारे पास क्या आ जाएगा -1 - k, मतलब k -1। तो यहाँ से हमारे पास लाइन का स्लोप क्या आ गया k -1। ठीक है, अब अगर इस लाइन का हम इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हमारा क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ L कितना आ जाएगा हमारा y -7/2 इक्वल टू k -1 x k प्लस 1/2। तो इस तरीके से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये 0, -4 से पास कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई कराएंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा -4 -7/2 इक्वल टू k -1 और x की जगह पे क्या रखेंगे 0 k प्लस 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -15/2 और इधर कितना आ जाएगा, ये माइनस बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर k प्लस 1 k -1 मतलब k स्क्वायर -1/2। तो 2 और 2 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, माइनस माइनस भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया k स्क्वायर -1 इक्वल टू 15, मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 16। k स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया 16, थोड़ा इधर लिख लेंगे इसे। ठीक है, k स्क्वायर का वैल्यू 16 मतलब k का वैल्यू 4 या फिर -4, -4। ठीक है, तो आगे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में तो सिर्फ 4 ही दिया हुआ है ना, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ये कब पूछा गया AIEEE 2008। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन्स, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ठीक है, एंड एक और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू अ कॉमन लाइन। मतलब दोनों किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल है, सिंपल। अगर दोनों किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब
कि दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप भी हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका स्लोप क्या है हमारा, इसे लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हमारा बनेगा p, y इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस q। और इसे अगर हम लिखे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हमारा बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2q। तो यहाँ पर अगर हम p स्क्वायर प्लस 1 को उस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा इस तरफ प्लस 1, और अच्छा यहाँ पर माइनस होगा ना, दोनों को उस तरफ भेजे तो यहाँ पर माइनस माइनस लिख लीजिएगा। तो इधर से p स्क्वायर प्लस 1 को हम गायब कर दे रहे हैं, p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों का स्लोप। इसका स्लोप हमारा क्या आया, p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। और इसका स्लोप हमारा क्या है, एक तो कैंसिल हो गया ना, तो माइनस p स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं। अब दोनों का स्लोप हमें मिल गया और हमें पता है कि दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप हमारा क्या आएगा, बराबर। तो यहाँ से बोल सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस p स्क्वायर प्लस 1। तो सबको एक तरफ लाएंगे, ये हमारा बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम p स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकाल दें तो अंदर में बचेगा हमारे पास p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये 0 हो जाए हमारा या फिर ये 0 हो जाए। ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। 1 प्लस पी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना हमारा, तो 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, 0 कभी नहीं होगा। बचा ये, तो p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1। तो p का वैल्यू हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर ऑप्शन देके लग रहा है कि p का वैल्यू नहीं पूछा है, p का टोटल कितना वैल्यू होगा ये पूछा है। तो एक ही वैल्यू आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो p का सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन किसी एक कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन L गिवन बाय x by 5 plus y by b equal to 1 passes through the point 13,32। अच्छा 13,32 से ये पास कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द लाइन K इज पैरेलल टू L। अच्छा एक दूसरा लाइन है K जो इसके पैरेलल है, हैज द इक्वेशन x by c प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K इज। तो ये L था ना हमारा, ये L था और ये K था। तो बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच, अगर दोनों का इक्वेशन हमें पता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है। अच्छा यहाँ पर B आ रहा है, एक में C आ रहा है, तो अगर हमें B और C पता चल गया तो हम उन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर B तो आसानी से पता चल जाएगा, 13,32 से ये पास कर रहा है ना, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो वहाँ से हमें B पता चल जाएगा। और यहाँ पर C कैसे निकलेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल बोल रहा है ना, हाँ तो दोनों का स्लोप इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हमें C भी मिल जाएगा, फिर आसानी से निकाल लेंगे। तो करते हैं, देखेंगे यहाँ पर 13,32 से ये पास कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा bx प्लस 5y इक्वल टू 1 इक्वल टू 5b ना, और 13,32 से ये पास कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 13,32 यहाँ पर रखेंगे, देखते क्या आता है। 13b प्लस 5 इंटू 32 इक्वल टू 5b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 5b को उस तरफ भेजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 8b इक्वल टू, और 5 इंटू 32 को उस तरफ भेजेंगे तो -5 इंटू 32। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये 4 टाइम्स से गया तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -20। तो अगर इसका इक्वेशन हम लिखना चाहें l का, तो वो हमारा क्या बनेगा, l का इक्वेशन कितना था, bx प्लस 5y। b कितना है हमारा -20 ना, -20x प्लस 5y माइनस 5, b की जगह पे क्या रखेंगे -20। ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, -4 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बनेगा, -5 से डिवाइड करिए तो ये हमारा बनेगा 4x
माइनस वाई माइनस 20 अच्छे से लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम एल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात के का, तो के में क्या बोल रहा है हमारा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इन दोनों का स्लोप हमारा बराबर होगा। तो के में अगर हम स्लोप देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास y/3 इक्वल टू माइनस एक्स बाई सी प्लस 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -3/c x प्लस 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लोप हमारा कितना है -3/c, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप हमारा बराबर होगा। यहाँ पर स्लोप हमें दिख रहा है कितना है, यहाँ पर स्लोप क्लियरली दिख रहा है कितना है 4 है ना। तो अगर यहाँ पर स्लोप का बात करें तो वो कितना है हमारा 4। तो -3/c किसके बराबर है 4 के बराबर। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया -3/4। तो इस तरीके से हम c बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर हम k का इक्वेशन का बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा x अपॉन -3/4। तो इधर -3 और इधर 4 आ जाएगा प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन का बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई नहीं -4x प्लस वाई इक्वल टू 3। मतलब 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप k का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमें निकालना क्या है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है c1 माइनस c2 मतलब 20 -20 मतलब -23 हो जाएगा ना, -23 c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a कितना है 4 और b कितना है -1। तो 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये अच्छे से लिख लेंगे यार, 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 23 अपॉन √17। ठीक है, मॉड लगा हुआ तो सब पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, तो 17। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 में स्टेटमेंट वाला है ना, हाँ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट द लाइन L3 एट P एंड Q। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। L1 कितना बोल रहा है हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स बना लेंगे। ये रहा हमारा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। L2 कितना बोल रहा है हमारा y इक्वल टू -2x, तो y इक्वल टू -2x, ये रहा हमारा। L3 कितना बोल रहा है हमारा y इक्वल टू -2, तो ये बना लेंगे y इक्वल टू -2। और यहाँ पर क्या बोल रहा है L1 L2 L3 को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पर, तो ये रहा हमारा P और ये रहा हमारा Q। ठीक है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, y का वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाएगा दोनों में। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकाले तो y का वैल्यू तो -2 होगा ना, y इक्वल टू -2 पर लाई कर रहा है दोनों पॉइंट। और
इस y इक्वल टू एक्स में अगर y के जगह पे -2 रखे तो x भी आ जाएगा हमारा -2, और y इक्वल टू -2x में y के जगह पे -2 रखे तो x आ जाएगा हमारा 1। तो p और q आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट R। ठीक है, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर y इक्वल टू -2 को R पर कट कर रहा है। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन सा होगा हमारा, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -2x में दो एंगल बन रहा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों में एक्यूट कौन सा होगा, देखेंगे यहाँ पर। ये तो रहा हमारा 45 डिग्री ना, y इक्वल टू एक्स, और ये अगर y इक्वल टू -x रहता तो ये 45 डिग्री रहता। y इक्वल टू -x रहता तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री रहता, लेकिन y इक्वल टू -2x है तो y एक्सिस की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ रहेगा ना, तो ये 45 डिग्री से बड़ा होगा ये वाला एंगल। अगर ये 45 डिग्री से अगर हमारा बड़ा होगा तो ये 45 डिग्री से छोटा होगा। ये वाला एंगल जो है हमारा, क्या हो रहा है यार, ये वाला जो एंगल है हमारा 45 डिग्री से छोटा होगा, और ये 45 तो ये भी 45, ये दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा 45 प्लस 45 से छोटा मतलब 90 से छोटा। तो एक्यूट तो हमारा ये हो गया ना, और इसी का एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह का होगा हमारा। इसे कहाँ पर कट कर रहा है, आर पर। इसे कहाँ पर कट कर रहा है, आर पर। ठीक है, अच्छा हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये पता कैसे चला है कि 45 से बड़ा होगा, टेनिस का ग्राफ आपको पता है ना। ठीक है, और ऐसे नहीं, ऐसे समझिए इसे, 0 से टेनिस का पहले ग्राफ देख लीजिए इस तरह से, π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ, फिर इधर। तो आप देख रहे हैं ना -2x है, तो y एक्सिस के तरफ थोड़ा सा झुका रहेगा हमारा। y अगर ये 45 रहता मतलब ये 135 रहता तो कितना होता है हमारा -1 यहाँ पर, लेकिन ये -1 नहीं है, -2 है, मतलब ये 45 से बड़ा है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। कहाँ थे हम, हाँ एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहा है ना, नहीं आगे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट R3। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर। द रेशियो पी आर इज टू आर क्यू, ये रहा हमारा पी आर और ये रहा आर क्यू, इक्वल्स 2√2 इज टू √5। तो पी आर अपन आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पर अगर एंगल ए का बाइसेक्टर इसे डी पर कट कर रहा है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि बी डी अपॉन डी सी हमारा क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। ये पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। ठीक है, फिर से दोबारा बात नहीं करेंगे, पहले ही बात कर चुके हैं इस पर जब एंगल बाइसेक्टर बता रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम केस बन रहा है ना, अगर हम इसे ओ बोल दे तो ओ पी क्यू, हमारे पास एक ट्राइंगल है जहाँ पर ये एंगल ओ पी ओ क्यू का बाइसेक्टर है ये ओ आर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू, और ओ पी हम निकाल सकते हैं ना, ओ कितना है हमारा 0,0 और पी कितना है -2,-2। तो ये बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारा 2√2, और नीचे में कितना आ जाएगा √5। तो ये तो सही बोल रहे हैं ना, 2√2 इज टू √5। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे अब। इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल। नहीं, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है हमारा वो ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा ना। स्टेटमेंट 2 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि एक्यूट एंगल हमारा कौन सा होगा। तो कौन सा होगा हमारा ये वाला। कैसे, ये 45 से बड़ा होगा तो ये 45 से छोटा, और ये तो 45 है ही, तो 45 प्लस 45 से छोटा मतलब 90 से छोटा, और 90 से छोटा को ही हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, और इसी का बाइसेक्टर बोल रहा था हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसे हटा दीजिएगा, ये सब तो एक्स्ट्रा ही था ना, इसे हटा दीजिएगा।
ये कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं, इतना इसमें जरूरत नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन्स बनाएंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ए। कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का, x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ए। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अपॉन मॉड ए प्लस वाई अपॉन मॉड ए इक्वल टू 1, जहाँ पर x के नीचे क्या होता है हमारा x इंटरसेप्ट और y के नीचे क्या होता है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह से कट करें, x एक्सिस को भी पॉजिटिव साइड और y एक्सिस को भी पॉजिटिव साइड। तो ये हो गया हमारा x अपॉन मॉड ए प्लस वाई अपॉन मॉड ए इक्वल टू 1। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, मॉड ए कॉमा 0। नाम दे दे क्या सबका, नाम दे देते हैं, ये ए, ये रहा बी। बी कितना हो जाएगा हमारा 0 कॉमा मॉड ए। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल भी रहा है क्या, नहीं नहीं, दूसरा लाइन दिया हुआ है, एंड ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक दूसरा लाइन है ए एक्स माइनस वाई, तो कुछ इस तरह का होगा ना, ए एक्स माइनस वाई बोल रहा है हमारा। तो अगर x की जगह पे यहाँ पर 0 रखे तो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, -1 ना। तो ये हो जाएगा 0 कॉमा -1। इसका नाम दे देते हैं c। और x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, y की जगह पे 0 रखिए तो x हमारा क्या आ जाएगा 1/a। तो ये पॉइंट बन जाएगा 1/a कॉमा 0। थोड़ा नीचे कर ले गया, ऐसा करते हैं ना, इधर लिख लेते हैं 1/a कॉमा 0। तो इसका नाम दे देते हैं d। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला, ये दोनों लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इन द इंटरवल, मतलब ए का किस वैल्यू के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगा। देखिएगा यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, और कब कब इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये लाइन थोड़ा ऐसे रहता तो इंटरसेक्ट करता क्या, तब भी करता दिख रहा है, ऐसे रहता तो, अच्छा ऐसे रहता है एग्जैक्टली ए से पास करता तो तब भी बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करा ना। हाँ, लेकिन इसके बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता। और इधर वाई एक्सिस तक ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर जाता तो वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हाँ जो भी लाइन होगा लेकिन हमारा 0 कॉमा -1 से पास करेगा, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की जगह पे 0 रखिए, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो ये पॉइंट तो हम मूव नहीं कर सकते, सिर्फ लाइन को ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ऐसे कहाँ तक मूव कर सकते हैं, यहाँ तक, ये मतलब ए से पास करे वहां तक, और ऐसे कहाँ तक, वाई एक्सिस तक। मतलब अगर इस लाइन का एक पॉइंट तो फिक्स है, मतलब स्लोप ही हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ। तो अगर इसका स्लोप का बात करें, ये लाइन का स्लोप मान लेते हैं m, तो वो हमारा इस लाइन का स्लोप से तो बड़ा ही होना चाहिए, सी ए जो है हमारा। और इसका स्लोप कितना है हमारा, पहले ये लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का अगर स्लोप बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 0 -1 अपॉन 1/a, 1 बाई, ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, हाँ 1/a -0। ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला लाइन का स्लोप से तो बड़ा ही होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है हमारा 0 -1 अपॉन मॉड ए -0। ठीक है, मॉड ए -0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, डायरेक्ट लिखते हैं ना, यहाँ से आ जाएगा ए, और यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन मॉड ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए अपॉन मॉड ए इज ग्रेटर देन 1। ये छुप गया क्या, ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ए तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। कैसे, अगर इसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करना चाहता है तो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गुजरना होगा, नहीं तो अगर इधर हुआ तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस से गुजरेगा ना, ये तो निगेटिव साइड में काट रहा है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे कट करना है, इंटरसेक्ट करना है, तो उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही कट करना होगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब 1/a हमारा पॉजिटिव है। अगर 1/a हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है, तो ए को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करने के लिए। तो कॉमन सेंस से ही बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट खोल दीजिए मॉड ए, जब ए पॉजिटिव है तो डायरेक्ट खोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मतलब ए स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 का स्क्वायर से लिख देते हैं ना,
ए प्लस वन ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पर बना लेंगे वन माइनस वन। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, वन और माइनस वन, तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये पॉजिटिव कब है हमारा, ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव कब है, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन पॉजिटिव कब है हमारा, माइनस वन के पहले और वन के बाद। लेकिन हमें पता है ए कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, बस ये वाला ही। ओके ओके, तो ए का वैल्यू हमारा कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी चलेगा ना, तो ये हर जगह इक्वल टू कर लीजिएगा। ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, अगर ये लाइन भी खुद रहता, मतलब एसी लाइन रहता, तो वो भी तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कट कर रहा है। तो इक्वल टू हर जगह कर लीजिएगा। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, वन से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नहीं तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। और बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के लिए देख लीजिए, किस ए के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो वैसे भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे तो ज़्यादातर कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q। ठीक है, सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल OPQ वेयर O इज द ऑरिजिन। देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो कि 1,2 से पास कर रहा है और मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, ऐसे मतलब कुछ इस तरह का, ये रहा 1,2 मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q। ठीक है, सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल OPQ। ठीक है, वेयर O इज द ऑरिजिन। अच्छा, O ऑरिजिन है। आगे बढ़ेंगे। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज लिस्ट, OPQ इज लिस्ट। ठीक है, देन द स्लोप ऑफ लाइन PQ इज। अच्छा, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, 1,2 से पास कर रहा है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और यहाँ पर P और Q हमारा बराबर रहता है, दोनों क्या आ जाता, ओरिजिन के बराबर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो उस केस में तो एरिया जीरो हो जाता ना ट्राइंगल का। बट यहाँ पर एरिया बोल रहा है, एरिया ट्राइंगल का जीरो हो जाता है, मतलब ट्राइंगल, फिर तो ट्राइंगल ही बोलना सही नहीं रहता ना, अगर पी क्यू बराबर हो जाता तो। लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल बोल रहा है, मतलब ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला जो केस हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि इस केस में तो एरिया जीरो ही हो जा रहा है, और एरिया जीरो हो जा रहा है तो फिर वो ट्राइंगल कहाँ रहा, वो तो कोलिनियर लाइन हो गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसा आप नहीं सोचेगा, हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि ऐसे अगर हम देखें और पी क्यू दोनों ओरिजिन को मान ले, तो ओ पी क्यू तो हमारा जीरो आ रहा है, लिस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम तो हमारा जीरो होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल का बात हो रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया जीरो कैसे हो सकता है, अगर ट्राइंगल का एरिया जीरो हुआ मतलब वो ट्राइंगल ही नहीं है, वो तो कोलिनियर लाइन हो गया। 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट से या तो ट्राइंगल बनेगा या फिर कोलिनियर बनेगा, तो एरिया जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो गया फिर उसे ट्राइंगल कहना ही सही नहीं होगा। तो ट्राइंगल के लिए वो वाला केस तो हमारा गया, फिर बचा ये, मतलब ये वाला तो हमारा गया केस, ये वाला गया, क्योंकि अगर ऐसे अगर हमारा ये लाइन रहता पी क्यू, अगर ये लाइन हमारा ये पी क्यू रहता, तो उस केस में तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना, लिस्ट फिर जीरो हो जाता, लिस्ट फिर जीरो हो जाता ना, लेकिन यहाँ पर लिस्ट जीरो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना ट्राइंगल का, तो ये तो नहीं होगा। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचा हमारे पास, ऐसे बना लेंगे इधर ताकि आपको याद रहे कि ये पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में। कितना बोल रहा है, 1,2 से ना, 1,2, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब स्लोप निगेटिव, पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो स्लोप निगेटिव आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव स्लोप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस केस में लिस्ट तो हमें दिख नहीं रहा है कि लिस्ट तो जीरो हो जाता। ठीक है, हालांकि उसे ट्राइंगल भी बोलना सही नहीं रहता, वो कोलिनियर लाइन हो जाता, लेकिन फिर भी लिस्ट तो उस केस में जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पर जीरो का बात नहीं हो रहा है, बोल रहा है ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला केस गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी लाइन होगा उसका स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, डायरेक्ट दिख रहा है ना, निगेटिव होगा स्लोप। तो स्लोप का अगर बात करें m, तो स्लोप हमारा कैसा होगा, निगेटिव।
ऐसा रहता तो स्लोप पॉजिटिव होता, डायरेक्ट दिख रहा है। निगेटिव हुआ मतलब पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और निगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वहां से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि स्लोप हमारा कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये वाला ऐसे क्रॉस लिख दीजिएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है, ऐसा केस रहता तो फिर तो एरिया जीरो ही हो जाता है हमारा। कहाँ थे हम? हाँ, ये वाला केस पॉसिबल है, मतलब इस क्वेश्चन में ये केस को लेकर के चल रहा है। स्लोप लेस देन जीरो पूछा क्या है हमसे? इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ इज लिस्ट देन द स्लोप ऑफ द लाइन PQ। अच्छा, इतना तो पता चल गया कि स्लोप हमारा लेस देन जीरो है, लेकिन ऑप्शन देख के तो कुछ फायदा नहीं हुआ हमें। -½ -1/4 -4 -2 सब तो हमारा निगेटिव ही है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ इतना पता करने से। हमें एग्जैक्टली m का वैल्यू निकालना ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं निकालेंगे यहाँ पर। तो एरिया का बात कर रहा है ना, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे। इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या बनेगा, y-2 = m x - 1। तो अगर हमें p चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y को 0 रख दीजिए। तो y को अगर आप 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 2/m, 0। और x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 - m। तो इस तरीके से आप p और q निकाल सकते हैं। और आपको एरिया चाहिए था ना, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, हाफ। एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो OP हाफ इंटू OP, OP कितना हो जाएगा हमारा, 1 - 2m है, 1 - 2/m इंटू, और OQ कितना है हमारा, 2 - m। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, हाफ, अंदर में कितना बनेगा हमारा, दोनों मॉड को एक साथ हम कंबाइन लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, 2 - m - 4/m प्लस 2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास हाफ 4 - m + 4/m। कलर चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर, 4/m। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड का जरूरत पड़ेगा, रुक जाइएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 था ना ये? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, एरिया कितना आ गया हमारा, हाफ 4 - m + 4/m। तो ये लिस्ट कब होगा, अगर इस क्वांटिटी का हम लिस्ट निकालना चाहें तो वो कब होगा, जब 4 में कम से कम माइनस होगा, 4 में कम से कम माइनस होगा। देखेंगे यहाँ पर m हमारा कैसा है, लेस देन जीरो है ना। ऐसा करिए आप m के जगह पे -t रख दीजिए, वेयर t इज ग्रेटर देन जीरो। t हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा हाफ 4 -t + 4/m। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ से ये -t रखिए ना, -t, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 + t + 4/m। ठीक है, तो अब 4 में कम से कम ऐड हो, मतलब ये कम से कम हो हमारा, तो लिस्ट मिलेगा हमें। ठीक है, 4 में कम से कम ऐड हो, या फिर यहाँ पर देखते हैं तो 4 में बोलते हैं कम से कम माइनस हो। तो इसे m = -t क्यों लिखे, क्योंकि हम m + 4m में 4/m में m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर में m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे किया। अब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से ये क्या हुआ यार, हाँ, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से हमें t + 4/m का लिस्ट वैल्यू पता चल जाएगा। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से हमें इसका लिस्ट वैल्यू पता चल जाएगा, हाँ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका अगर नेगेटिव रहता तब ऐसा नहीं लिख सकते ना, इसलिए m इक्वल टू हम -t मान लीजिए, जहाँ पर t हमारा पॉजिटिव है। अब हमें इसका लिस्ट वैल्यू तो नहीं निकालना है ना, हमें m का ही वैल्यू निकालना है।
तो हमें ये निकालना है कि ये लिस्ट कब आएगा। ये लिस्ट कब आएगा? जब नंबर हमारा बराबर होता है। ए प्लस, यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में, ए प्लस बी बाई टू, बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी हाफ में ये लिस्ट कब देता है, मतलब रूट ए बी कब देता है? जब ए और बी हमारा बराबर हो। मतलब यहाँ पर अगर बोले तो टी इक्वल टू 4 अपॉन, ये टी था यार, टी कर लीजिएगा, 4 अपॉन टी हमारा बराबर होता है। यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब टी का वैल्यू क्या आ गया? 2। 2 प्लस 2 और -2 तो नहीं हो सकता, टी हमारा पॉजिटिव है, तो टी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2। टी का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से एम का वैल्यू हम बोल सकते हैं -2। तो एम इक्वल टू -2 पे ये लिस्ट देगा, ठीक है, एरिया हमारा लिस्ट आएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे तो नहीं बोल सकते, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा था, अच्छा कंसेप्ट चेक कर लिया है यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ द लाइन 2x plus y equal to k passes through the point which divides the line segment joining 1, 1 and 2, 4 in the ratio 3:2, then k equals, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे? 2x plus y equal to k passes through the point which divides the line segment joining 1, 1, यहाँ पर लिख लेंगे 1, 1, 2, 4 इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू के कहाँ से पास कर रहा है? वो पॉइंट से जो 1, 1 और 2, 4 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? ये पॉइंट निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। कितना आ जाएगा हमारा? हमें निकालना आता है 3:2 प्लस 2:1, 2:1 अपॉन 3 प्लस 2, ठीक है, कॉमा 3:4, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 3:4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3 प्लस 2। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट निकालेंगे। ये हमारा कितना आ गया? 8/5 ना, और ये कितना आ जाएगा? 14/5। सही निकाला ना हमने? हाँ, 14/5। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा? 2x प्लस वाई इक्वल टू के, और ये पॉइंट इस पर भी लाई कर रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो वहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 8/5 प्लस वाई के जगह पे क्या रखेगा? 14/5, 14 अच्छे से लिख लेंगे, इक्वल टू के। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल गया कितना? 16 प्लस 14/5 मतलब 30/5 मतलब 6। तो के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। कितना आया हमारा? 6। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? अ रे ऑफ लाइट अलोंग a ray of light along x plus root 3y equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis. The equation of reflected ray is, अच्छा यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है? ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस। तो यहाँ पर बोल रहा है हमसे x प्लस रूट 3y, ये मान लेते हैं हमारा है x प्लस रूट 3y इक्वल टू रूट 3, ठीक है, और ये x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? x एक्सिस मतलब y का वैल्यू 0। तो इस लाइन में इस लाइन के इक्वेशन y का वैल्यू 0 रखिए, तो x कितना आ जाएगा? रूट 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे रूट 3 कॉमा 0, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब रूट 3 कॉमा 0 पर ये रिफ्लेक्ट करेगा। देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, हमें इसका इक्वेशन चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया ना इस लाइन का, और अगर स्लोप मिल जाए तो इजिली निकाल सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है ना रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर आएगा।
तो ये एंगल निकाल के देखते कितना आता है। यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस √3y इक्वल टू √3 ना, तो यहाँ से आ जाएगा √3y इक्वल टू -x प्लस √3, मतलब y इक्वल टू -1/√3x प्लस 1। मतलब अगर इसका स्लोप का बात करें, इस लाइन का स्लोप का, वो हमारा कितना है, -1/√3। मतलब ये एंगल हमारा कितना है, 180 माइनस 30, मतलब 150। 180 माइनस 30 मतलब 150, मतलब ये कितना है हमारा 30। ये अगर 30 है तो ये कितना है हमारा 60। ये हमारा कितना है 60। ये 60 तो ये भी कितना है हमारा 60। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना है 30। सिंपल। तो इसका अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो ये हमारा कितना हो गया, tan 30। tan 30 बोले तो 1/√3। तो हम इसका इक्वेशन अब इजीली लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, y माइनस y1 मतलब 0 इक्वल टू m मतलब 1/√3 x माइनस √3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3y इक्वल टू x माइनस √3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, हाँ, √3y इक्वल टू x माइनस √3, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल that has the coordinates of midpoint of its sides as 0,1, 1,1 and 1,0। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट किसका, इन सेंटर का। किसका इन सेंटर का, वो ट्राइंगल का इन सेंटर का जिस ट्राइंगल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। कौन सा, 0,1, 1,1 एंड 1,0। 0,1 हमारा इधर आएगा ना, 0,1, और 1,0 ये रहा हमारा 1,0, और ये रहा हमारा 1,1। ठीक है, 1,1, ये तीनों क्या है हमारा साइड का मिड पॉइंट है। तो ये 1,1, अच्छा ये तो कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं, मतलब साइड हमारा क्या होगा ये, और ये मिड पॉइंट है ना, तो साइड हमारा क्या होगा, ये नाम दे देंगे इसका, ये 0,2। तो ट्राइंगल हमारा मतलब ये है। ठीक है, इसे अच्छे से बना लेंगे यार। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये रहा हमारा 1,1, तो मतलब ट्राइंगल हमारा ये है, ओ ए बी नाम दे देते हैं। तो इस ट्राइंगल का इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है हमें। तो ओ ए लेंथ हमारा कितना है 2, और ओ बी लेंथ कितना है हमारा 2, और ए बी लेंथ हमारा कितना है 2√2। डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे तीनों। अब हमें इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बोला है ना, तो इन सेंटर हम कैसे निकालते हैं, ax1 मतलब 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2√2, ये 0,0 है ना, 2√2 इंटू 0 अपॉन साइड का सम, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2√2, 2 प्लस 2 प्लस 2√2। और इन सेंटर का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही बोला है ना, तो इसे आप रहने दीजिए, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ बात कर रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा 4, और नीचे में 4 प्लस 2√2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है तो ऐसा करते हैं ना, इसे हम 4 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस 2√2 से। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ऊपर 4 रहेगा, 4 माइनस 2√2 रहेगा, और नीचे में कितना बन जाएगा 4 प्लस 2√2, 4 माइनस 2√2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर मतलब 8। तो यहाँ से आ गया 4, और इधर से 2 अगर बाहर निकाल लें तो वो भी बाहर, तो 2 माइनस √2, और नीचे में कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 मतलब 8। तो ये 8, 4 इंटू 8 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 माइनस √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा था कब हमसे, जेई मेन
2013 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है? अ लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट 1,3। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अ लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस एट 1,3। तो कहीं इधर होगा हमारा 1,3। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट क्यू इन द एक्सिस ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके इधर कहीं चला जाएगा। ठीक है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 6,7। मान लेते हैं ये है हमारा 6,7। ठीक है, अच्छा नाम भी सबका दे रखा है ना, पी क्यू और इसको बोल रहा है आर। ठीक है, देन द एब्सिसा ऑफ क्यू इज। अच्छा, इसका क्यू का एब्सिसा क्यों पूछा, ऑर्डिनेट क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमें पता है वो जीरो ही होगा ना, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर अगर 1,3 पॉइंट है तो इसका इमेज कितना हो जाएगा हमारा? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ये कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस से ही बोल सकते हैं ना। कितना हो जाएगा हमारा इमेज? एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा? -3। ठीक है, अब हमें ये निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ना, इसे अल्फा मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, स्लोप से आप निकाल लीजिए ना। अगर आप इसका नाम दे देते हैं पी डैश, क्यू आर का अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा आपका? पी डैश आर का वो कितना आ जाएगा? 7 माइनस -3 अपॉन 6 - 1। और पी डैश क्यू का स्लोप निकालना चाहे, वो दोनों बराबर ही होगा ना। पी डैश क्यू का स्लोप निकालना चाहे तो वो कितना हो जाएगा? 0 माइनस -3 अपॉन अल्फा -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10/5 इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा -1। तो ये 2 टाइम से गया, तो अल्फा -1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/2। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3/2 मतलब 5/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्यू का एब्सिसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ना, कब पूछा गया? जेईई मेन ऑनलाइन 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ लैग कर रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ द थ्री लाइन्स x - 3y इक्वल टू p। अच्छा, 3 लाइन दिया हुआ है, पूरा पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही। ठीक है, 3 लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तीनों मिलके राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। देखेंगे यहाँ पर, देन बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कौन सा सही है। देखिएगा यहाँ पर, अगर इन तीनों मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, मतलब कि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो और कैसे पता चलेगा कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है? उन दोनों का स्लोप देख लेंगे, स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें स्लोप मालूम होना चाहिए, तो सबका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप अगर देखें हम, लिख लीजिएगा ऐसे, 3y इक्वल टू एक्स माइनस पी। तो थोड़ा और इधर लिख लीजिएगा, 3y इक्वल टू, ये ऐसे करते हैं ना, डायरेक्ट ही लिखते हैं यार, इसे आप समझ जाइएगा। एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, नहीं लिख ही लेते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना कहाँ से लिखे। 3y इक्वल टू एक्स माइनस पी। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? x/3 माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 2y इक्वल टू -ax+q। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा? -a/2 x प्लस q/2। एक और था ना, ax प्लस वाई इक्वल टू आर, ax प्लस वाई इक्वल टू आर। तो यहाँ से बोल सकते हैं y इक्वल टू -ax प्लस आर। तो इस तरीके से हम तीनों का स्लोप इजीली देख सकते हैं। पहले वाले का स्लोप हमारा कितना आ गया?
x/3। तो m1 का बात करें तो वो आया हमारा x/3। m2 का बात करें तो वो कितना आया हमारा -a/2। ये 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 स्लोप का बात कर रहे हैं ना। और थर्ड वाले का अगर स्लोप का बात करें तो वो हो जाएगा हमारा -a। ठीक है, तो ये तीनों लाइन मिलकर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो किसी दो का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 आना चाहिए। अगर इन दोनों से हम देखें m1 m2, यहाँ पर अगर देखें m1 m2 का चेक करें तो क्या आता है। m1 m2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -a/2, नहीं -a/6। ये -1 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। 4 a = 6। हाँ a = 6 पे ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और m2 m3 को अगर चेक करें तो वो हो सकता है क्या, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 -a/2 -a, ये आ गया हमारा a²/2। तो ये तो कभी -1 हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और m1 m3 देख लीजिएगा एक बार, तो वो बन जाएगा हमारा -a/3। तो ये -1 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कब? फॉर a = 3। तो a का वैल्यू 3 और a का वैल्यू अगर 6 रहा तो दो लाइन, अगर a का वैल्यू 6 रहा तब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और a का वैल्यू 3 हुआ तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन सा? m1 m3। a = 3 पे लाइन L1 और L3 हमारा परपेंडिकुलर होगा, और a = 6 पे लाइन L1 और L2 हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिससे वो अल्टीमेटली राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, तो a का दो ही पॉसिबल वैल्यू है, 6 और 3। अगर a का वैल्यू 6 या फिर 3 हुआ तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ये तीनों लाइन। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 और 6। तो यहाँ पर डायरेक्ट a का वैल्यू तो हमसे नहीं पूछा है, लेकिन इक्वेशन करके दिया है ना। तो 3 और 6 किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है ना, इसका रूट है 3 और 6। यहाँ से a का वैल्यू 3 और 6 मिल रहा है, और कहीं से मिल रहा है क्या? नहीं। वैसे भी जेईई मेंस का सवाल है ना, तो और चेक करने का जरूरत नहीं है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 और 6 हमें मिल रहा है। और ये सबसे क्या मिल रहा है? अच्छा, इससे मिल रहा है तो बाकी सबसे कुछ और ही मिलेगा, सब अलग इक्वेशन है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब a का वैल्यू पूछा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। क्वाड्रेटिक में आपको a का क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो वहाँ से रूट निकाल के मिला लीजिएगा कि किसमें 6 और 3 आ रहा है। तो ऑप्शन 3 में 6 और 3 आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। सम 9 और प्रोडक्ट 18। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन L इज डबल ऑफ द लाइन 3x + 4y = 12। अच्छा, इसका एक्स इंटरसेप्ट मतलब y = 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू, तो रख कर देख लेंगे ना, =12। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 4। और x इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन L कितना हो जाएगा हमारा? डबल, इस लाइन का डबल। तो इस लाइन का डबल कितना हो जाएगा, मतलब 4 आ रहा है ना, तो 8 ये बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ L इज हाफ ऑफ द सेम लाइन। अगर इसका y इंटरसेप्ट आप निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे? x की जगह पे 0 रखिए, तो 4y = 12। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 3/2, हाफ बोल रहा है ना। देन द स्लोप ऑफ लाइन L इज, ऐसा करते हैं ना, लाइन L का हम इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगा? x/x इंटरसेप्ट कितना है? 8 प्लस y/y इंटरसेप्ट वो कितना है हमारा? 3/2 = 1। तो यहाँ से y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारा क्या बनेगा? y/3/2 = -x/8 + 1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? -3/2 × 8 कितना आ जाएगा? 16 x + 3/2। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप कितना है? -3/16। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर द पॉइंट्स 2a, 0 एंड 0, a। ठीक है, बना लेंगे यहाँ पर। कितना बोल रहा है बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, एक बोल रहा है 2a, 0 और दूसरा बोल रहा है 0, a। ठीक है, ये रहा हमारा 0, a। आगे बढ़ेंगे। एंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स इज, अच्छा ये बेस बोल रहा है ना, तो ऐसे बना लेंगे इसे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बेस बोल रहा है, इसका नाम दे दे क्या, इसने तो नाम नहीं दिया, हम दे देते हैं नाम ए और इसका नाम दे बी। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स इज x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a तो हमारा ये हो जाएगा ना, जो इधर से पास करेगा। सीधे बनाएंगे यार, ये तिरछा क्यों जा रहा है, फिर तिरछा हो गया, छोड़िए। ऐसा करते हैं ना, इसे ही साइड करके इधर कर देते हैं। ठीक है, अभी भी अच्छे से वो नहीं हुआ ना, ऐसा करते हैं इसे साइड और इसे साइड। अब हाँ, अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस, और ये लाइन कितना हो गया हमारा, x इक्वल टू 2a। ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन स्क्वायर यूनिट। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें बेस पता है और एक साइड का इक्वेशन पता है। अच्छा, एक साइड का इक्वेशन ये है हमारा और बेस तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो दूसरा साइड हमारा कुछ इस तरह का होगा। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये बेस है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा। अच्छा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 2a ही हो जाएगा ना, बस y ही हमें निकालना है। अगर वो पता चल गया तो एरिया हम इजिली आइसोसेलेस ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं ना, इससे एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें और इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये सी, इसे सी दे देते हैं, इसका नाम देते हैं डी। तो ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये ऐसा है तो डी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर डी कितना हो जाएगा हमारा a, a/2, a, a/2। ऐसा करते हैं ना, नीचे ही लिख लेते हैं। डी कितना हो जाएगा a, a/2, कैसे, 2a प्लस 0/2 मतलब a, 0 प्लस a/2 मतलब a/2। तो डी इस तरीके से हम निकाल लिए। अब अगर हमें सी पता चल गया ना, तो हम एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सी कैसे पता चलेगा हमें, देखिएगा ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, -1, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ए बी का स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी कितना होना चाहिए हमारा, -1। लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, तो ए बी का अगर स्लोप का बात करें तो वो हो जाएगा हमारा a-0/0 -2a। और सी डी का अगर स्लोप का बात करें तो अल्फ़ा मान लेते हैं इसे, तो अल्फ़ा -a/2 अपॉन 2a - a। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, -1। तो यहाँ पर तो आ रहा है हमारा -12 और यहाँ से क्या आया, अल्फ़ा -a/2 और नीचे में a इक्वल टू -1। तो यहाँ से अल्फ़ा -a/2 आ जाएगा हमारा 2a। तो अल्फ़ा कितना आ गया, 2a प्लस a/2, 2a प्लस a/2 मतलब 5a/2 लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसे हम बोल सकते हैं 2a, 5a/2। और एक स्लाइड ऐड करेगा, ऐड करना ही पड़ जाएगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था ना हमारा ये। हाँ, तो अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा,
हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी इक्वल टू हाफ ए बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इंटू सी डी कितना हो जाएगा हमारा 5a/2 माइनस a/2 मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर आ जाएगा और 2a माइनस a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका हाफ एक सेकंड रुक जाइएगा, कहाँ थे हम, हाँ हाफ इंटू 5a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट में लगा हुआ है ना, हाँ फिर भी 5a स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया 5/2 ए स्क्वायर। और बोल रहा है एरिया कितना है हमारा, अच्छा एरिया बोल नहीं रहा है, मतलब एरिया ही पूछ रहा है, तो 5/2 ए स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया कितना आ गया आपका फाइनली 5/2 ए स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5/2 ही था ना, 4 भी है एक ऑप्शन में, हाँ 5/2 ही है, हाँ 5/2 ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ गलती तो नहीं की है ना, 15 का 1 है ना आंसर, हाँ सही है। 5/4 भी दे रखा है, सोचिए अगर कोई गलती से 5/4 ए स्क्वायर पे टिक कर दे, मतलब सारा सॉल्व किया लेकिन दिमाग में 4 आपका आ रहा हो, तो वो तो फिर नेगेटिव मार्क्स भी देगा, ठीक है। 1/4 होता है नेगेटिव मार्क्स, मतलब -0.25। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आया क्या है हमारा एरिया 5/2 ए स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, और हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अच्छा इसका स्लोप अगर निकाले, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप अगर हम m2 मान लेते हैं, तो इन दोनों का बीच का एंगल हम नहीं निकाल सकते बहुत ही आसानी से। क्या होता है tan, मतलब tan θ1 हमारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एंड θ2 बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, इन दोनों के बीच है। अच्छा इसका भी तो स्लोप m1 ही हो जाएगा ना, सेम ही लाइन है, और यहाँ पर बस C2 की जगह पे C3 है, लेकिन ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही हो गया ना हमारा, तो इसका भी स्लोप हमारा कितना हो जाएगा m2। तो θ2 बी द एंगल बिटवीन द ये दोनों लाइन के बीच, θ1 θ2 तो हमारा बराबर ही हो गया ना, मतलब फॉर्मूला में आप बैठाइएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दोनों में m1 m2 सेम ही है आपका, तो θ1 θ2 तो आपका बराबर ही हो जाएगा। देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, वेयर C1 C2 C3 एनी आर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1, इफ C1 C2 आर प्रोपोर्शनल देन θ1 इक्वल टू θ2। स्टेटमेंट 2, इफ θ1 इक्वल टू θ2 फॉर ऑल C2 एंड C3। हाँ सही बोल रहा है, θ1 और θ2 बराबर होगा, C1 C2 C3 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना हमारा, C1 C2 C3 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू कुछ भी रहे θ1 θ2 हमारा बराबर ही आएगा। स्टेटमेंट 1 एक बार फिर से पढ़िएगा, इफ θ1 एंड थीटा इफ C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल देन θ1 इक्वल टू θ2। हाँ वो तो प्रोपोर्शनल नहीं भी रहता तब भी θ1 इक्वल टू θ2 होता, लेकिन यहाँ पर अलग से एक प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वो θ1 इक्वल टू θ2 होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, एक इधर है और एक इधर है। इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नहीं ये तो गलत हो गया ना, स्टेटमेंट 2 ही रीजन है, मतलब C2 C3 का कुछ भी वैल्यू रहे θ1 θ2 हमारा बराबर आएगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 भी हमारा सही है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोल रहा है,
लेट ए एंड बी विद द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बना ले क्या, बना लेते हैं। ए और बी, ए कितना बोल रहा है हमारा -3, 2, और बी कितना बोल रहा है हमारा -2, 1, और सी के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड का बात कर रहा है, मान लेते हैं जी, लाइज ऑन द लाइन 4x 3x plus 4y plus 2 equal to 0, then the vertex of C lies on the line। तो C को हम ऐसा करते हैं ना, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। तो अगर इसका सेंट्रॉइड निकालना चाहे हम, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा -3 -2/3 कॉमा बीटा +2 + 1/3। सेंट्रॉइड निकालना आता है ना, ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ पढ़ लिया और सेंट्रॉइड ही भूल गए। सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा, अगर x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हमारा कोऑर्डिनेट है तीनों वर्टेक्स का, तो सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 हमारा क्या होता है सेंट्रॉइड। यहाँ पर जी अच्छे से लिख लेंगे। तो इस तरह से सेंट्रॉइड निकालिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेंट्रॉइड इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब 3x की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा माइनस, ये कितना आ गया हमारा, इसे अच्छे से लिख लेंगे, अल्फा -5/3 और बीटा +3/3, -5/3 + 4y था ना, इसे अच्छे से लिख लेंगे। y की जगह पे क्या रखेंगे हम, बीटा +3, ठीक है, +2 = 0। हाँ, तो कहाँ थे हम, +2 = 0, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 अल्फा -5 + 4 बीटा, ये 4 अच्छे से लिख लीजिएगा, 9 दिख रहा है ना, 4 बीटा +3 प्लस 6 = 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा + 4 बीटा और -15 + 12 + 6 = 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 अल्फा + 4 बीटा + 3 = 0, और अल्फा क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और बीटा क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो हम इसके जगह पे अल्फा के जगह पे एक्स लिखेंगे और बीटा के जगह पे वाई लिखेंगे, तो ये हमारा बनेगा 3x + 4y + 3 = 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3x + 4y + 3 = 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 3x + 4y + 3 = 0। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्टेक्स सी लाइज ऑन लाइन 3x + 4y + 3 = 0। क्यों, क्योंकि अगर हम अल्फा कॉमा बीटा मान ले वर्टेक्स सी को, इसे लिख दीजिएगा सी को, और सेंट्रॉइड निकाल के वहाँ पे सेटिस्फाई करें, तो हमारा 3 अल्फा + 4 बीटा + 3 = 0 आ रहा है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसे अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर, अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा, 3x + 4y + 3 = 0 को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन, स्टार लगा दिएगा। C lies on 3x + 4y + 3 = 0, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P इन अ लाइन L इज Q, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, इमेज का बात हो रहा है तो बना ही लेते हैं। P2, 3 मान लेते हैं इधर कहीं, इन अ लाइन L इज
4,5 4,5 कहीं इधर आएगा ना, 4,5 ऐसा करते हैं ना, ये हटाते हैं, ये हटाइए, 2,3 का इमेज कितना है, 4,5, ये सही है, ये रहा आपका 4,5 और ये P बोल रहा है ना, और ये Q बोल रहा है, ठीक है। अगर ये इमेज है तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? इसका नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं, M दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3,4, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर भी रहेगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो M को हम ऐसे निकाल सकते हैं 3,4, ठीक है। और स्लोप इसका निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा इसका स्लोप? पी क्यू का स्लोप, इसका नाम ये लाइन एल मान लेते हैं, अच्छा बोल भी रहा है वहाँ पे एल, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ एल हमारा कितना आएगा -1, पी क्यू का स्लोप हमारा कितना हो जाएगा 5 - 3 अपॉन 4 - 2, स्लोप ऑफ एल इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/2 स्लोप ऑफ एल इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, एल का इक्वेशन लिखेंगे, एल का इक्वेशन हमारा कितना बन जाएगा y माइनस स्लोप कितना आया इसका हमारा -1 ना, -1 था, और एक पॉइंट है हमारा 3,4 ना, तो ये -1 x -3, तो ये आ गया हमारा, एक सेकंड रुक जाइएगा, x -3, तो यहाँ से आ गया हमारा x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0, तो एक्चुअल में लाइन क्या है हमारा x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0, पूछ क्या रहा है हमसे, देन द इमेज ऑफ पॉइंट आर 0,0 इन द सेम लाइन, अच्छा 0,0 का इमेज पूछ रहा है, तो फॉर्मूला से करें या कॉमन सेंस से? ऐसा करते हैं ना, कॉमन सेंस से तो करते ही है, बट जिन्हें फार्मूला से भी करना है वो फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो फार्मूला से हम करेंगे। क्या होता है इमेज, इमेज मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा है, तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस 0,0 का निकालना है, तो अल्फा माइनस 0 अपॉन ए कितना है हमारा 1 और बी भी कितना है 1, ठीक है, तो इक्वल टू बीटा माइनस 0 अपॉन बी, वो भी कितना है 1, माइनस 2 टाइम्स ए एक्स 1, मतलब 1 x1 कितना है 0 प्लस बी y1 हमारा कितना है 0 प्लस ए एक्स 1 बी y1 प्लस सी -7 है वो, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर तो 2 आ गया ना, और इधर -7 है और इधर माइनस है ना, तो ये 7 आ गया हमारा, ये अच्छे से लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं इक्वल टू 7, तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू 7, तो 0,0 का इमेज क्या हो जाएगा हमारा, इधर ले लेते हैं, 0,0 का इमेज हमारा क्या होगा 7,7, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये भी, मतलब आपसे पहले लाइन का इक्वेशन पूछ लिया, फिर उसका इमेज पूछ लिया, ठीक था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी एंड डी बी नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, ए बी सी डी हमारा नॉन जीरो नंबर्स है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, और दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सिस, ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है और एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस करने का क्या मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, मतलब जितना इधर से डिस्टेंस है उतना इधर से डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इसका निकाल ही लेते हैं,
और वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा बस साइन में अपोजिट होना चाहिए, क्वांटिटी दोनों का सेम ही होगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। कितना है 4x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो 4x प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0 है और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। b से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा हमारा 4abx प्लस 2aby प्लस बी सी इक्वल टू 0 और इसे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5abx प्लस 2aby प्लस AD इक्वल टू 0। अब माइनस अगर हम करेंगे तो ये y वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा हमारे पास माइनस abx प्लस बी सी माइनस AD इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर लिख लेंगे ना, इधर लिख लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x अच्छे से लिखेंगे, x आ जाएगा हमारा बी सी माइनस AD अपॉन AB, और ये तो x आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, मान लेते हैं इसी में रखते हैं। 4a x की जगह पे क्या रखेंगे, बी सी माइनस AD अपॉन AB प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये a और a तो कैंसिल, क्या बना हमारे पास 4bc माइनस 4ad प्लस 2a by प्लस bc इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2aby इक्वल टू 4ad माइनस 5bc। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4ad 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab। ठीक है, और हमें पता है कि ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया हमारा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, ऐसा करते हैं एक स्लाइड ऐड करते हैं, नहीं तो फिर इधर ही सब कैसे करेंगे फिर। ठीक है, स्लाइड ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था ना ये हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 था ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया था बी सी माइनस AD, बी सी माइनस AD अपॉन AB इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस टाइम्स कितना आएगा 4AD माइनस 5BC अपॉन 2AB। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से AB और AB कैंसिल, 2 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा 2BC माइनस 2AD इक्वल टू माइनस 4AD प्लस 5BC। तो यहाँ से आ गया हमारे पास BC को उस तरफ भेजिए तो 3BC और यहाँ पर माइनस 2AD इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया 3BC माइनस 2AD, 3BC माइनस 2AD। थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट मैच करता हुआ नजर आ रहा है, तो उतना सोचना ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। देन 3BC माइनस 2AD इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोल रहा है,
लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस पी क्यू आर। ठीक है, पी एस क्या है हमारा? मीडियन है किस ट्राइंगल का? पी क्यू आर का। तो पी कितना है हमारा? 2, 2। क्यू कितना है हमारा? 6, -1। और आर कितना है हमारा? 7, 3। ठीक है, और पी एस मीडियन बोल रहा है ना, ठीक है, पी एस मीडियन बोल रहा है। तो एस कितना हो जाएगा हमारा? 13/2, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना एस फिर। तो कितना हो जाएगा? 7+6/2 मतलब 13/2, 3 -1/2 मतलब 1। तो इस तरीके से आप एस निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1। अच्छा, एक लाइन का इक्वेशन हमें बताना है जो 1, -1 से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू पी एस। अच्छा, पी एस के पैरेलल। पी एस के पैरेलल मतलब उसका स्लोप पी एस का स्लोप के बराबर। तो पी एस का स्लोप हमारा कितना आ जाएगा? इसका स्लोप निकालेंगे। ये मतलब क्या इसमें ये फिर ट्राइंगल देने का क्या जरूरत था? अच्छा, ट्राइंगल जिससे एस निकलेगा, घुमा फिरा के पूछा, सीधा सीधा भी तो पूछ सकता था ना कि 1, -1 जिसका पॉइंट है और स्लोप इतना है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं पूछा? क्योंकि कुछ तो सॉल्व करवाएगा, इसलिए नहीं पूछा। देखिए यहाँ पर पी एस का अगर स्लोप का बात करें तो वो आपका कितना आ जाएगा? 2, -1/2 तो ये आ जाएगा 1, 4 -13 और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया -2/9। तो हमें वो लाइन का इक्वेशन निकला है, इसका स्लोप कितना आया? -2/9 ना। तो वो लाइन का इक्वेशन निकला है जो 1, -1 से पास कर रहा है, जिसका स्लोप क्या है हमारा? -2 लिखेंगे यहाँ पर y-y1 इक्वल टू m x अच्छे से लिखेंगे, x-x1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया y+1, 9 टाइम्स ऑफ y+1 इक्वल टू -2x+2। तो ये हमारा बना 9y प्लस, ऐसा करते हैं ना, ऐसे लिखेंगे 2x+9y+9 -2 मतलब 7 इक्वल टू 0। ये 9 अच्छे से लिखेंगे यार, और ये 7 भी अच्छे से लिखेंगे। 7 इक्वल टू 0, 2x+9y+7 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। सी नहीं, सेकंड ऑप्शन, 2x+9y+7 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। पी एस का स्लोप निकालते और फिर वो लाइन का क्वेश्चन लिखते जो 1, -1 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप क्या है? -2/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 21। 21 में हमसे क्या बोल रहा है? लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3। ठीक है, 2, 3 इन द लाइन, और लाइन, अच्छा ये तो फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ ना, ठीक है, इक्वल टू 0, के बिलोंग्स टू रियल, के को रियल बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फैमिली ऑफ लाइन्स हमारे पास दिया हुआ ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लेंगे। तो पहले वही देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखते क्या आ रहा है? 2x-3y+4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? x-2y+3 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा बन जाएगा 2x-4y+6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x-4y+6 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे नंबर 1 मान ले, ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को नंबर 1 में माइनस करते हैं नंबर 2, तो ये हमारा बनेगा 2x-3y+4 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या आया था? नंबर 2 क्या है हमारा? ये 2 अच्छे से लिख लेंगे, 2x-4y+6 इक्वल टू 0। माइनस करिए
तो ये 2x गया है हमारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 2, और y का वैल्यू अगर 2 हुआ तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x इसमें रखिए -2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब ये क्या है हमारा, वो फैमिली ऑफ लाइंस जो 1, 2 से पास कर रहा है। तो एक ही हम बनाते हैं, आप ऐसे समझ जाइएगा कि बहुत सारा लाइन होगा ऐसा, तो फिलहाल एक ही बनाते हैं जो 1, 2 से पास कर रहा है। और लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट क्या बोल रहा है 2, 3, 2, 3, इसका इमेज बोल रहा है ना हमसे, तो इसका इमेज हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, या एच कॉमा के ही मानते हैं, वो भी सही है, जो चाहे आप वो मान सकते हैं, राम से हम भी मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे, एच की जगह पर एक्स रख देंगे और के की जगह पे वाई रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये मिड पॉइंट होगा। अच्छा एक बात और ध्यान देने वाला है, इसका एक नाम दे देते हैं ना, सबका 2,3 का P, इसका Q दे दिया, इसका R, तो PR और QR हमारा बराबर होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है ना, साइड एंगल साइड, साइड कॉमन साइड, एंगल दोनों 90 डिग्री, और साइड ये मिड पॉइंट है, PQ का ये मिड पॉइंट है M, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं PR इक्वल टू QR, और PR इक्वल टू अगर QR है तो K-2 लिखेंगे यहाँ पर, H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं, इक्वल टू 2-1 का होल स्क्वायर प्लस 3-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, h की जगह पे x रख दीजिए, तो ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, h की जगह पे x क्यों रखे, क्योंकि h हमारा क्या था x कोऑर्डिनेट और k क्या था हमारा y कोऑर्डिनेट, इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसे अगेन हम √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और हमें पता है, अभी तो नहीं पढ़े हैं फिलहाल, नेक्स्ट, हाँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सर्कल ही है हमारा, अगर एक सर्कल का, इधर लिख लेंगे, एक सर्कल का सेंटर h कॉमा k है और रेडियस r है, तो सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो ये वही लिखा हुआ है ना, h हमारा क्या हो गया 1, अच्छा ये 2 था, 2 कर लीजिएगा, ये 2 था ना यहाँ पर, 1, 2 था ना, तो k-2, तो h यहाँ पर हमारा क्या है 1 और k हमारा क्या है 2, और रेडियस कितना है √2, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, अ सर्कल विथ सेंटर 1, 2 एंड रेडियस √2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, लोकस क्या आ गया हमारा, सर्कल विथ सेंटर 1, 2 एंड रेडियस √2, तो सर्कल ऑफ रेडियस √2, यहाँ पर डायरेक्ट, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ तो डायरेक्ट ही मैच हो गया ना, तो सर्कल ऑफ रेडियस √2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोल रहा है, इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोल रहा है, टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, आर अलोंग द लाइन, बना लेते हैं, रोम्बस का बात कर रहा है ना, बना लेते हैं, टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक साइड को हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ना, ए बी सी डी, तो एक साइड हमारा, एक साइड का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा साइड का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा ये ए डी है हमारा, 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 क्यों हुआ, सी डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी डी तो इसको पैरेलल है ना, तो इसका इक्वेशन कुछ आएगा x माइनस वाई प्लस के या अल्फा,
ये दोनों तो पैरेलल है ना, और हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है तो एडजेसेंट साइड ही होगा हमारा। तो आगे बढ़ेंगे। इफ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 1, -2। अच्छा, डायगोनल का बात कर रहा है, डायगोनल भी बना लेते हैं। डायगोनल हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पता है ना ये बात? किसमें? रोम्बस में। और रोम्बस में साइड हमारा बराबर होता है, वो पैरेललोग्राम जिसका साइड इक्वल लेंथ का हो, ठीक है। और पैरेललोग्राम ये रोम्बस का खासियत है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमारा रोम्बस में। आगे बढ़ेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्टेक्स है रोम्बस का? अच्छा, ए तो हम इजिली निकाल सकते हैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। कितना आ जाएगा हमारा? एक्स माइनस वाई प्लस 1 = 0 है ना। और दूसरा क्या है? 7x माइनस वाई माइनस 5 = 0। तो अगर माइनस करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा -6x प्लस 6 = 0। मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसमें रखेंगे 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 1, 2। ये कितना है हमारा? 1, 2, ठीक है। और ये पॉइंट भी बोल रहा था ना हमारा कितना? -1, -2। तो सी भी निकाल सकते हैं ना। सी को अगर हम अल्फा कॉमा बीटा मान लें, और हमें पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस 1/2 = -1 एंड बीटा -2/2, बीटा प्लस 2/2 = -2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? -3। और बीटा का वैल्यू कितना आ गया? -6। तो ये कितना है हमारा? -3, -6। और -3, -6 है ऑप्शन में? कहीं नहीं है। तो आगे देखते हैं बी और डी हमारा क्या आ रहा है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका भी कुछ नाम देते हैं ना, डी ई दे देते ना। तो ई बी और ई डी को आप मान लीजिए आर लेंथ का, तो आप बी ऐसे लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्या लिखिएगा? -1 प्लस आर। अगर इसका स्लोप है tan थीटा तो इसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी, कॉमा -2 प्लस आर साइन थीटा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? इधर प्लस आर है तो इधर क्या हो जाएगा? -आर, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारा -1 माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा -2 माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बी और डी निकाल लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म पे हम पहले भी सॉल्व किया ना। हाँ, तो ये तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक ही में सब फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत होगा। स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना था? 22 ना। हम्म, हाँ। तो इस तरीके से कहाँ थे हम? 22 क्वेश्चन नंबर। और बी हमारा x माइनस वाई प्लस 1 = 0 पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा, सेटिस्फाई कराएंगे इसे, -1 प्लस आर कॉस थीटा माइनस -2 प्लस आर साइन थीटा +1। अगर हमें बी और डी चाहिए तो उसके लिए कॉस थीटा, मतलब थीटा हमें पता चल जाए और आर पता चल जाए तो बी और डी इजिली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलेगा? बी को सेटिस्फाई करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 = 0 पर, और डी को किस पे सेटिस्फाई कराएंगे? डी किस पर है? इस लाइन पर, एडी पर। तो उसे सेटिस्फाई कराएंगे 7x माइनस वाई माइनस 5 = 0 पर। तो वहां से हमें थीटा और आर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा -1 +2 +1। तो ऐसा करते हैं ना, +2 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, +2 = 0, ठीक है। और डी को सेटिस्फाई कराएंगे 7x माइनस वाई माइनस 5 पे ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 7x माइनस
y -5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7r cos थीटा प्लस r sin थीटा और -7 प्लस 2 -5। तो इससे हम ऐसा करते हैं ना, -7 -5 -12 हो गया हमारा और +2 मतलब ये -10 हो गया। डायरेक्ट हम -10 ही लिख देते हैं ना, -10 = 0। ऐसा करते हैं ना, हम cos थीटा और r अलग से नहीं सॉल्व करते हैं। r cos थीटा और r sin थीटा को सॉल्व करते हैं। जब डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ऐसा उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए इसको आप। इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6 r cos थीटा और ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा -8 आ जाएगा ना, 2 -10 कितना हो जाएगा हमारा, -8। तो यहाँ से r cos थीटा आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, -8/6। तो ये आ गया हमारा -4/3। तो r cos थीटा आ गया। अब किसी एक में रख दिए तो r sin थीटा भी आ जाएगा। तो आप इसे फर्स्ट वाले में रखेंगे तो r sin थीटा आपका कितना आ जाएगा, r cos थीटा प्लस 2 मतलब -4/3 प्लस 2 मतलब 2/3। तो यहाँ से आपके पास r sin थीटा भी आ गया 2/3। तो अगर आपको b चाहिए तो b आपका कितना हो जाएगा, -1 प्लस r cos थीटा मतलब -4/3 कॉमा -2 प्लस r sin थीटा मतलब 2/3। कितना आ रहा है हमारा ये, -7/3 -4/3। और d का अगर बात करें तो d हमारा कितना हो जाएगा, -1 माइनस r cos थीटा -4/3 कॉमा -2 माइनस r sin थीटा मतलब -2/3। तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 -1 मतलब 1/3 और यहाँ पर -8/3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। -7/3 कॉमा -4/3 है क्या, नहीं है। 1/3 कॉमा -8/3 है क्या, कहाँ गया, हाँ है फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ABCD चारों आपको निकाल के चेक करना ही पड़ता कि कौन सा हमारा करेक्ट है। तो ए सी तो बहुत ही आसानी से निकल गया था, बी और डी के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। हम आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा ही निकाल दिया, अलग से थीटा भी नहीं निकालने के। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। आपको आर कॉस थीटा पता है, आर साइन थीटा पता है, तो थीटा नहीं निकाल लीजिएगा, और थीटा पता है तो थीटा नहीं निकाल लीजिएगा, और आर नहीं निकाल लीजिए, निकाल लीजिएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, आर कॉस थीटा पता है ना आपको, आर साइन थीटा पता है, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिए तो वहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा, तो वहाँ से थीटा ही मिल जाएगा। तो कोई बड़ा बात नहीं है उसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट के बी एन इंटीजर सच दैट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, 3 वर्टिस दिया हुआ है, ठीक है, हैज एरिया 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज एट द पॉइंट। अच्छा 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आप एरिया नहीं निकाल लीजिएगा, बहुत ही साइंस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, एरिया का अगर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ हाफ, कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के -3k 5k, और क्या है, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे नहीं तो फिर एक जैसा लगेगा आपको, के -3k 5k -k 2, और कहाँ से शुरू किए थे, k -3k ना, k -3k से इंड भी करेंगे। ये याद रखिए, ये मॉडुलस मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए, एरिया पॉजिटिव होता है ना हमारा, और ये डिटर्मिनेंट का है लकीर, ये दोनों डिटर्मिनेंट का लकीर है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो इसे ओपन करेंगे, मॉडुलस ऑफ हाफ, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब के स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस -3k इंटू 5, कितना हो जाएगा हमारा, -15k।
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब माइनस के स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3k² माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2k ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा हाफ मॉडुलस ऑफ हाफ, अंदर में क्या बचा हमारे पास k² प्लस 3k², तो आ गया हमारा 5k² और इधर 15k माइनस 2k कितना हो गया 13k और इधर प्लस 10 ही है ना, हाँ प्लस 10। कुछ गलती किया गया है यहाँ पर, k माइनस 3k 5k माइनस k 2 k² माइनस माइनस 15 3k ठीक है 10 माइनस माइनस k² 3k² माइनस 2k, हाँ तो सही है। तो k² एक इधर से मिल गया इधर से मिल गया, ये ठीक है। और 15/2 सही है। और ये कहाँ से आया था हमारा, ठीक है कहाँ थे हम, यहाँ पर कुछ गलती नहीं की है यहाँ पर, एक साथ लिखा हुआ था ना तो मुझे लगा शायद, हाँ। और एरिया कितना बोल रहा है हमारा 28 ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5k² मॉड ऑफ 5k² प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू 56 आ जाएगा हमारा। अगर आप मॉड हटाएंगे तो ये 56 और 5k² प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू माइनस 56, दो ही पॉसिबिलिटी है। मॉड हटाएंगे तो प्लस 56 और माइनस 56 आ जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5k² प्लस 13k माइनस 46 इक्वल टू 0 और 5k² प्लस 13k प्लस 66 इक्वल टू 0। अच्छा इसे ध्यान से देखिए, इसका तो d ही लेस देन 0 है ना, तो यहाँ से k का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। और बचा ये इसका तो d पॉजिटिव है तो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा। तो निकालेंगे कितना आएगा हमारा, ये इसे लिख सकते हैं 5k² प्लस ये 23 इंटू 2 इंटू 5, हाँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 23k माइनस 10k। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना आपको, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक टॉपिक भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जा के देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा लगता है, रुक जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया लगता है, ये बहुत सारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 23 पे है ना, हाँ आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं आगे बढ़ेंगे, रुक जाइएगा। कहाँ तक थे हम, 5k² प्लस 23k माइनस 10k माइनस 46 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम k बाहर निकालें तो ये 5k प्लस 23 हो जाएगा। और इधर अगर हम क्या निकाल लें, 5 बाहर निकाल लें, 5 नहीं निकाल सकते 2 निकाल लें, तो अंदर में 5k प्लस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 5k प्लस 23 k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया -23/5 और k इक्वल टू 2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, याद करिए k हमें हमारा कैसा बोला था,
इंटीजर k कैसा है हमारा, इंटीजर, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया ना ऐसे भी। तो k का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 2, और k का वैल्यू अगर 2 निकल के आया तो पॉइंट हमारा क्या क्या हो जाएगा, सबका नाम भी दे देते हैं। a कितना हो जाएगा हमारा, a है हमारा k -3 k मतलब 2 -6। b कितना हो जाएगा हमारा 5 2, और c कितना हो जाएगा -2 2, लिख लेंगे यहाँ पर c -2 2। तो अगर इसे हम ऐसा करते हैं, इधर बना लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा 2 -6, इधर कहीं आएगा 2 -6। एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे, बस ऐसे ही। और दूसरा क्या है 5 2, 5 2 कहीं इधर आएगा 5 2, और तीसरा क्या है -2 2, -2 -2 तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गया ना, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 ही आ रहा है, तो हमारा कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का होगा, ऐसा करते हैं ना, 2 -6 को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए, और 5 2 को हम बी बोले थे ना ये, और ये रहा सी। इस तरीके से हम बना लेंगे, और यहाँ पर ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये तो पैरेलल ही हो गया ना हमारा एक्स एक्सिस के। हमसे पूछा क्या है, ऑर्थोसेंटर ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे। ऑर्थोसेंटर क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो इससे अगर एल्टीट्यूड बनाए तो हमारा ये आया, और इससे अगर हम बनाएं तो हमारा ये आ गया। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ तो ऐसे ही बोल सकते हैं, जो भी है इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 पर लाई करेगा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो ऑर्थो सेंटर पता चल जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही, थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया ना। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कितना है 2, तो 1 और 2 में से कौन सा सही है वो देख लेते हैं। ये पॉइंट निकाले क्या, ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं ना, ए सी और इसका नाम देते हैं डी, और बी डी का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा -1, परपेंडिकुलर है। तो ए सी का स्लोप हमारा कितना है 2 -6 अपॉन -2 स्लोप ऑफ बी डी इक्वल टू -1। तो ये कितना आ गया हमारा 8 -4 बी डी इक्वल टू -1। तो ये 2 टाइम्स से गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बी डी हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ बी डी इक्वल टू हाफ। बी डी का स्लोप कितना आ गया हमारा हाफ, इसका स्लोप कितना आ गया हाफ, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, और ये ऑर्थो सेंटर को वो मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ओ बी अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा हमारा 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा अपॉन 5 -2, और ओ बी और बी डी एक ही बात है, तो उसे हम हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 माइनस अल्फा अपॉन 5 -2 3 इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा 4 -2 अल्फा इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू 4 -3 1, और 2 नीचे जाएगा तो 2। तो अल्फा कितना आ गया हाफ। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 2 हाफ। तो ऑर्थो सेंटर हमारा क्या आ गया 2 हाफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये कब पूछा गया है हमारा 2017 में पूछा गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। हाँ, तो 2017 में पूछा गया है हमसे ये, ठीक है। यहाँ पर सबका आंसर दिया हुआ है, आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा या किसी में डाउट रहेगा वो यहाँ पर
इस लेक्चर में आप आकर देख सकते हैं। सारा का सारा आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। जिसमें दिक्कत होगा वो आके देख लीजिएगा ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2017 से पहले का तो सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और 2017 के बाद का जो भी बचा वो अलग से एक लेक्चर वीडियो में बाद में लेकर के आएंगे। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ है। और 2018 के बाद से जो भी हमारा बचा हुआ है 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अभी 2024 का भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो जो भी बचा हुआ है उसे हम एक अलग लेक्चर वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इसमें करते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता ये लेक्चर वीडियो। अभी मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटा से ज़्यादा का हो गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चन। उसके बाद स्ट्रेट लाइन खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे सर्कल। ठीक है, और जो भी जेई एडवांस में भी जो भी अगर क्वेश्चन बचेगा उसे एक नया लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में तो हम जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।